तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेडरिक नीचा की किताब ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स की। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस है इस बात का कि मैंने इस किताब को काफ़ी बाद में पढ़ा। जो सबसे पहली किताब मैंने नीचा की पढ़ी थी वो थी बियॉन्ड गुड एंड इवल। लेकिन जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये किताब अगर मैं पहले पढ़ लेता तो मुझे बाद में नीचा की फिलोसफी को समझने में जिन जिन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा वो मुझे ना करना पड़ता। तो इस किताब की इम्पोर्टेंस का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने भी एकेडमिक्स और प्रोफेसर जितने भी जो फिलोसफी को स्टडी करते हैं उन सब ने ये बात की है कि किसी भी बिगिनर को जो नीचा को स्टडी करना चाहता है उसे इस किताब को सबसे पहले पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात कि राइटर को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप राइटर की बायोग्राफी या इसका इंट्रोडक्शन या जो भी इससे रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है। तो जो चीज़ मुझे कमी लगी थी यूट्यूब पे वो ये कि इस किताब की फ़िलहाल मुझे कोई ऐसी जिसे कह लेना सेटिस्फाइंग समरी या सेटिस्फाइंग इंफॉर्मेशन मुझे पूरे यूट्यूब पे नहीं मिली। मतलब जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मैंने कहा यार जो मैं इस किताब से समझा हूँ, जो मेरा पर्सपेक्टिव है। सबसे पहली बात एक और के नीचा की कोई फिलोसफी ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसे अगर 100 बंदे भी स्टडी करें ना तो हर बंदा इसकी फिलोसफी से अपना डिफरेंट रिजल्ट निकाल सकता है और वो 100 के 100 ठीक होंगे। तो ये एक सब्जेक्टिव परसेप्शन होती है किसी भी बुक या किसी भी फिलोसोफर को स्टडी करने की, और नीचे की फिलोसफी जो है वो हाईली सब्जेक्टिव है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करें बुक के कंटेंट से मतलब के डील करना शुरू करते हैं। और ये पीछे नीचा साहब की फोटो लगी हुई है, ये देखें, ये मैकवेली है, ये सुपरमैन साहब है। नीचा वाला नहीं, ये मार अपना डीसी वाला, ये बैटमैन है। और ये जनाब फ्रेडरिक नीचा, ऊपर मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये गोरो सतारो है, ये भी इधर मैं हूँ। ठीक हो गया। तो सबसे पहले किताब का नाम ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स। और इस किताब का जो सबसे पहला चैप्टर है ना उसके अंदर ऑलमोस्ट 44 एफोरिज्म्स हैं। अब एफोरिज्म क्या होता है देखें, कोई भी राइटिंग या किसी भी आप रिटन पीस को जब पढ़ते हो ना तो या तो वो पोइट्री की फॉर्म में लिखा होता है या तो वो प्रोज की फॉर्म में लिखा होता है, पैराग्राफ की फॉर्म में। लेकिन नीचा का जो स्टाइल है लिखने का, नीचा एफोरिज्म्स लिखता है। यानी एक एक दो लाइंस के सेंटेंस होते हैं और वो टू द पॉइंट बात करता है। क्योंकि उसका ये मानना है कि ये जो लोग इतने लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते हैं दूसरों को कन्विंस कन्विंस करने के लिए, डायलेक्टिकली बात करते हैं, रैशनली बिल्ड करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट को, तो ये वीक बंदे की निशानी है। जो इंसान कमजोर होता है उसे अपनी बात को साबित करने की जरूरत पड़ती है। जो बंदा स्ट्रांग होता है उसकी बात को लोग वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये अब किताब को का जो सबसे पहला चैप्टर है इसे हम पढ़ते हैं। तो जो चैप्टर 1 है उसका नाम है मैक्सिम्स एंड मिसाइल्स। मैक्सिम्स एंड मिसाइल्स। वाओ। मैक्सिम कहते हैं किसी भी ऐसी स्टेटमेंट को जो एक जनरल ट्रूथ को रिफ्लेक्ट करती हो। मिसाल के तौर पे हम आपस में मतलब हम बात करते हैं कॉमनली, जो जो जैसा करता है उसके साथ वही होता है। एहसान का बदला एहसान। अब ये एक मैक्सिम है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एक जनरल ट्रूथ को रिफ्लेक्ट करती है। और ये समटाइम्स सब्जेक्टिव होती है, कुछ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ भी होते हैं, लेकिन मोस्टली जो मैक्सिम्स होते हैं ये सब्जेक्टिविटी को ही डिफाइन करते हैं। और जो मिसाइल है, मिसाइल किसे कहते हैं सबको पता है। जो मिसाइल हम फायर करते हैं अटैक करने के लिए अपने एनिमी पे, एक वेपन है मिसाइल। तो चैप्टर 1 का नाम है मैक्सिम्स एंड मिसाइल्स। अब इनके दरमियान क्या कॉमनैलिटी है, ये नीचा ने ये नाम क्यों रखा है? इसका ये मतलब है कि कोई भी ऐसा ट्रूथ अगर आपने उसे प्रैग्मेटिक वे में या उसे प्रैग्मेटिक वे में यूज करना है या आपने उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है तो आपको पावर की जरूरत होती है।
क्योंकि मिसाइल जो है वो एक सिंबल है पावर का, और मैक्सिम है वो सिंबलाइज कर रहा है ट्रूथ को, जनरल ट्रूथ को। तो एफोरिज्म नंबर 1 अब मैं रीड करने लगा हूं। आइडलनेस इज द पेरेंट ऑफ ऑल साइकोलॉजी। व्हाट इज साइकोलॉजी देन? अ वाइस। तो एफोरिज्म 1 जो है, ये एक जर्मन क्यूटेशन है जो नीचा ने कोट की है अपने इस किताब में। इसके अंदर ये बात करता है कि जो आइडलनेस होती है ना, आइडलनेस मीन बेकारी, सुस्ती, काहली, आलसीपन। आइडलनेस इज द पेरेंट ऑफ ऑल साइकोलॉजी, मतलब सुस्ती जो है वो तमाम नफ्सियात की माँ है। जब भी कोई इंसान कोई कुछ कुछ बड़ा अचीव करता है, तो उसके लिए वो मेहनत करता है, लेकिन उस मेहनत से पहले वो इंसान सुस्त होता है। जब भी आप किसी भी चीज को कुछ अचीव करने के लिए या कुछ हासिल करने के लिए या जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जब आप मेहनत करते हो, उस मेहनत से पहले आप सुस्त होते हैं। तो अब ये कितना स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट है कि इसका मतलब कामयाबी जो है वो आपकी मेहनत का फल नहीं है, वो आपकी सुस्ती का फल है। आपकी सुस्ती आपको मजबूर करती है मेहनत पे, और मेहनत जो है वो आपको, जिसे कहते हैं, लेकर जाती है आपके फल की तरफ। सो आइडलनेस इज द पेरेंट ऑफ ऑल साइकोलॉजी। तो उसके आगे नीचे कहता है व्हाट इज साइकोलॉजी देन अ वाइस। तो क्या नफ्सियात जो है वो एक बुराई हुई? तो एक टोंट कर रहा है साइकोलॉजी पे। एफोरिज्म नंबर 2। एफोरिज्म नंबर 2 में नीचे कहता है even the pluckiest among us has but seldom the courage of what he really knows। कि जो हम बहादुर लोगों में से सबसे ज्यादा बहादुर लोग होते हैं ना, उनमें भी इनकी सलाहियत, इस चीज की सलाहियत बहुत कम होती है कि वो अपने नॉलेज को प्रैक्टिकल वे में यूज करते हैं। ये जो एफोरिज्म है, ये एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करता है इल्म और अमल के दरमियान। निशा ये बात करता है कि जो लोग इल्म वाले होते हैं ना, उनमें से भी बहुत थोड़े ऐसे बहादुर लोग होते हैं कि जो उसे अपने इल्म को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में। तो आप अपना सारा जो है माइंडसेट उठा के देख लीजिए हमारी आवाम का। यहाँ पर डिग्रियां लेने वाले तो बहुत हैं, एमए किया हुआ है, डबल एमए किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, लेकिन क्या है कि उन्हें, उसे अपने इन नॉलेज को यूज करना जो छोड़ो, उन्हें वो बताना ही नहीं आता जो उन्होंने खुद पढ़ा हुआ है। तो इसी में वो बात करता है कि इवन द प्लकीएस्ट अमंग अस हैज बट सेल्डम द करेज ऑफ व्हाट ही रियली नोज। एफोरिज्म नंबर 3 रीड करने जा रहा हूँ। एरिस्टोटल सेज दैट इन ऑर्डर टू लिव अलोन a man must be either an animal or a god. The third alternative is lacking. A man must be both a philosopher. अब इसमें ये अटैक करते हैं एरिस्टोटल के ऊपर। एरिस्टोटल ये कहता है कि अगर एक इंसान जो है, कोई भी इंसान है, अगर वो अकेला रहना चाहता है ना, अकेला रहने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, या तो आपको खुदा बनना पड़ेगा या जानवर बनना पड़ेगा। एरिस्टोटल ने ये बात लिखी है कि जो लोग कहते हैं ना कि तन्हाई पसंद है, हम अकेला रहना चाहते हैं, या तो वो खुदा होता है या वो जानवर होता है। तो नीचे कहता है नहीं जनाब, तुम गलत हो। एक तीसरा तीसरा भी एक एक ऐसा क्रिएचर है जो वो रह सकता है अकेला, और वो फलसफी है, जो कि जानवर भी उतना है और खुदा भी उतना है। क्योंकि नीशा का जो जो सारी फिलोसफी है विल टू पावर की, उसके अंदर वो यही कहता है कि जो उबरमैन है, इसका जो कॉन्सेप्ट है उबरमैन, जो कि एक हाईएस्ट पीक पे पहुंचा हुआ इंसानों में से एक चोजन ह्यूमन होगा, जो कि आने वाले टाइम पे उसने प्रिडिक्शन की थी कि जो लोग मेरे फलसफे को पढ़ेंगे उबरमैन होंगे, जो सबसे हायर लेवल पे एग्जिस्ट करेंगे। तो उसकी वो बात करता है कि इंसान को अरिस्टोटल पे अटैक करता है कि अरिस्टोटल ने कहा है कि जानवर अकेला रहता है या खुदा अकेला रहता है। तो नीशा साहब कह रहे हैं नहीं जनाब, एक तीसरी कैटेगरी भी है जो तुमने मिस कर दी, वो है फलसफी। फलसफी भी आधा खुदा होता है आधा जानवर होता है। तो इसके अंदर वो अरिस्टोटल पे अटैक कर रहे हैं। एफोरिज्म नंबर 4। एफोरिज्म नंबर 4 में नीशे साहब कहते हैं कि ऑल ट्रूथ इज सिंपल, इज नॉट दिस अ डबल लाई। निशा साहब ये कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं ना कि यार सच्चाई बड़ी सादा है, सच्चाई ढूंढना बड़ी आसान है, सूरज की चमकती हुई किरणों की तरह
सच्चाई अया है हम पर। तो उसका मजाक उड़ाता है, वो कहता है ये बात भी झूठ है। जो लोग कहते हैं कि सच सच्चाई ढूंढना इतनी सादा है, ये बात भी खुद ब खुद ही अपने ही झूठ में मर जाती होती है। तो अकॉर्डिंग टू नीचा ट्रूथ इतना सिंपल नहीं है। ट्रूथ सम टाइम डेंजरस भी हो सकता है। निशा के यहाँ ट्रूथ की कोई वैल्यू नहीं है। निशा ये कहता है कि मेरे लिए सबसे बेहतर आइडियोलॉजी वो है कि जो ह्यूमन लाइफ को प्रिजर्व करती है, क्योंकि ट्रूथ जो होते हैं वो सम टाइम डेंजरस भी होते हैं, वो आपकी जान भी ले सकते हैं। और अगर झूठ आपकी जान बचा रहा है तो वो झूठ ही बेहतर है सच्चाई को हासिल करने से। सच्चाई को हासिल करने से झूठ बेहतर है, ये नीचा बात कर रहा है। एफोरिज्म नंबर 5, नीचे कहता है कि वंस फॉर ऑल आई विश टू बी ब्लाइंड टू मैनी थिंग्स, विजडम सेट्स बाउंड्स इवन टू नॉलेज। तो नीचे साहब ये फरमा रहे हैं कि काफी ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो कि मैं नहीं जानना चाहता। क्यों नहीं जानना चाहता? क्योंकि जो विजडम होती है ना, जो हिकमत होती है, वो बाज औकात नॉलेज को लिमिटेड कर देती है। इल्म की भी हदें होती हैं। आप एक जगह पर आकर रुक जाते हो, आप इससे ज्यादा नहीं जान सकते और आपको जानना चाहिए भी नहीं। अकॉर्डिंग टू नीचे, जो स्टार्विंग फॉर नॉलेज है ना, जो इल्म की भूख और प्यास है इल्म हासिल करने की, वो भी बाज़ औक़ात काफी डेंजरस होती है, नुकसानदेह होती है। तो नीचा ये बात कर रहा है कि काफी ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो मैं जानना नहीं चाहता और मुझे कोई शौक भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब नीचा जो है वो एक एथियस्ट है, वो खुदा को नहीं मानता। उसका तो बड़ा 10 पे ज़राथुस्त्रा में उसकी जो किताब है उसके अंदर वो फेमसली कोट करता है, द गॉड इज डेड, कि खुदा जो है वो तो मर चुका है। तो अकॉर्डिंग टू नीचा, नीचा ये बात करता है कि काफी ज्यादा ट्रूथ और काफी ज्यादा चीजें ऐसी भी हैं, काफी ज्यादा मतलब ह्यूज पीस ऑफ नॉलेज ऐसा भी है कि जो मुझे, मैं नहीं जानना चाहता, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है नॉलेज में। क्यों? अगर वो लाइफ प्रिजर्विंग होगा तो ठीक है, हम हमें वो हासिल करना चाहिए, लेकिन अगर वो डेडलीस्ट होगा और हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है तो आई डोंट गिव अ डैम। एफोरिज्म नंबर 7, और एफोरिज्म नंबर 7 बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। एफोरिज्म नंबर 7 में नीचा डायरेक्ट अटैक करता है गॉड के ऊपर और वो कहता है, विच इज इट, इज मैन ओनली अ ब्लंडर ऑफ गॉड और गॉड ओनली अ ब्लंडर ऑफ मैन? डैम। इसमें नीचा ये बात कर रहा है कि क्या दोनों में से कौन सी बात सच है? क्या इंसान जो है खुदा का, कि खुदा की हुई एक गलती है या खुदा इंसान की हुई एक गलती है? तो नीचा इसमें ये बताना चाह रहा है कि इंसानियत ने जो सबसे बुरी चीज जो आइडियोलॉजिकली डेवलप की है ना, वो गॉड का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसने हमारी तरक्की को रोक दिया। तो नीचा डायरेक्ट अटैक कर रहा है कि कह रहा है कि इज मैन ओनली अ ब्लंडर ऑफ गॉड और इज गॉड ओनली अ ब्लंडर ऑफ मैन? आगे एफोरिज्म नंबर 8, फ्रॉम द मिलिट्री स्कूल ऑफ लाइफ, दैट वी डज नॉट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। कह रहा है कि मैंने अपने जिंदगी के एक फौजी स्कूल से ये बात सीखी है कि जो हमें मारता नहीं है ना, वो हमें मजबूत बनाता है। और ये बात सच भी है कि जो चीज हमारे लिए जान की नुकसान नहीं, मतलब जो हमें जानी नुकसान नहीं पहुंचाती, वो हमें स्ट्रॉन्ग भी बनाती है। एफरिज्म नंबर 9 में वो बात करता है, हेल्प दाई सेल्फ देन एवरी वन विल हेल्प दी, अ प्रिंसिपल ऑफ नेबर लव। इसमें नीचा साहब ये कह रहे हैं एफरिज्म नंबर 9 में कि जो इंसान अपनी मदद करता है ना, तो बाकी भी उसकी मदद करते हैं। जो बाकी के एफोरिज्म है वो हम फिर कोई वीडियो में उससे हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक नीचे से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो किताब है ना, ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स, इसमें नीचा की जितनी भी आइडियोलॉजीज है ना, चाहे वो उबरमेंश हो, आमोर फाती हो, उसके अलावा विल टू पावर हो, और जितनी भी इसकी आइडियोलॉजीज हैं, उसे इस किताब में अगर आपने आसान वे में समझ रहे हैं ना, तो ये किताब आपको सबसे पहले मैं भी रिकमेंड करता हूँ। अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती जिसका मुझे बड़ा अफसोस है ना, मैंने सबसे पहले ही जब मैंने नीचा को पढ़ना स्टडी किया, मैंने बियॉन्ड गुड एंड इवल को हाथ डाला, और वो उसकी सबसे मुश्किल किताब जो मैंने पढ़ी है। 10 में एक ज़ाराथुस्ट्रा तो
वो क्योंकि आप ये कह लो कि वो एक फिक्शनल फॉर्म में लिखी गई है ना, तो वो इतनी मुश्किल नहीं जितनी बियॉन्ड गुड एंड इवल है। तो अगर आप भी नीचा को स्टडी करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहली किताब जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो ये किताब है। और इस किताब को हम, वैसे तो इसके एक एक एफोरिज्म्स पर कई घंटे बोला जा सकता है, लेकिन क्योंकि इसका पहला चैप्टर काफी ज्यादा, आप ये समझ लें, इसके अंदर 44 एफोरिज्म्स है। और जो चैप्टर 2 है ना, द प्रॉब्लम ऑफ सोक्रेटिस, इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो हम मे बी एक एक एफोरिज्म्स पे ही पूरी पूरी, जिसे कहते हैं ऑलमोस्ट 2 एफोरिज्म्स पे ही हम पूरी पूरी वीडियो बना लें, क्योंकि एक एक पेज पे एक वीडियो बन सकती है, क्योंकि उसमें वो डिटेल्ड एनालिसिस करता है। बाकी जिसे कहते हैं ना फिलोसफर्स का, सोक्रेटिस से तो इसकी जानी दुश्मनी है नीचे की। तो जो चैप्टर 1 है ये तो हम छोटी छोटी वीडियो में कवर कर लेंगे, लेकिन जब चैप्टर 2 हम स्टडी करेंगे ना, तो क्या नाम है, काफी ज्यादा डीपली एनालिसिस हम करेंगे चीजों का। तो आज के लिए बस इतना ही। और मैंने एक आपको ये बात बतानी थी कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी इस चैनल पे एक स्टडी गाइड शेयर करूंगा कि मैं किस तरह किताबों को पढ़ता हूँ, नोट्स कैसे बनाता हूँ, और रिसर्च कैसे करता हूँ। तो ये चीज़ें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें। तो इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आप, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।